नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गीत अगीत कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ और यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता है। रामधारी सिंह दिनकर ओज और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करेंगे, उसके बाद कविता के बारे में करेंगे। कवि परिचय में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकार से सुशोभित किया। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इस पुस्तक की भूमिका प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी भूमिका लिखी थी। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी जो रचना है, ये रचना श्रृंगार परक रचना है और महाकाव्य के रूप में इसकी गिनती की जाती है। आगे देखिए, दिनकर की प्रमुख रचना, इन 2 रचनाओं के अलावा कृतियां जो हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर जी की भाषा ओजस्वी और प्रभावपूर्ण है और उनकी भाषा भावानुकूल, सरल एवं सहज तो है ही। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। तो आइए इस कवि के परिचय के बाद जो हम करते हैं, आइए सबसे पहले कविता करते हैं। कविता करने के बाद फिर अन्य भागों को, कविता के अनेक उपादानों को लेकर हम व्याख्या करेंगे। कह रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और अंतिम पैराग्राफ में क्या कवि कहता है कि दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में सिप छिप कर सुनती है, हुई न क्यों मैं गड़ी गीत की विधनायों मन में गुनती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधनायों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इस कविता के बाद मैं आपको इसके प्रतिपाद्य, कविता का मूल भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ कि गीत अगीत कविता में प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग अनुराग और काव्य के प्रभाव का वर्णन है। नदी के बहने से जो संगीत फूटता है वह उसकी विरह वेदना है, जो वह अपने किनारों को सुना कर जाती है। उसे सुनकर गुलाब का फूल भी यह सोचने लगता है कि यदि विधाता मुझे भी स्वर देते तो मैं भी गीत गुनगुना कर जब गुनगुनाता। जब शुक गीत गाता है तब शुकी के मन में के भाव जो है उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं। वह सोचती है कि यदि मुझे भी गाना आता तो मैं भी यह आनंद उठाती। इसी तरह प्रेमी का आला गान सुनकर घर से दौड़ी आई प्रेमिका राधा सोचती है कि काश
मैं भी आह्ला की एक पंक्ति हुई होती तो यह मुझे भी इसी तरह होठों पर लाते। कवि ने इन तीनों स्थितियों का, गुलाब की स्थितियां जो हैं, शुकी की जो स्थितियां हैं और राधा की जो स्थितियां हैं, ये अगीत के रूप में इसको रखा है। और स्वर जो नदी को मिला है, शुक को मिला है और ग्वाला को मिला है। तो इन स्थितियों को रखकर कवि ने इन तीनों स्थितियों का बखान करने के दौरान अपने पाठकों के सामने एक सवाल खड़ा किया है। और वह कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि अब आप ही बताइए, यहाँ गीत ज़्यादा सुंदर है या अगीत से उपजी गुलाब, शुकी और राधा की कल्पना और चाहत, इच्छा और भावनाएं, या दोनों ही, कौन सुंदर है? तो आइए इसके बात करते हैं एक एक पैराग्राफ करके। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत बिरह के टटनी बेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि जानना चाहते हैं कि गीत और अगीत अर्थात जो गाया जा रहा है और जिसे गाने की चाहत है, उनमें से कौन सुंदर है। कविता के इस अंतरे में कवि बता रहे हैं कि नदी अपने विचारों को, अपनी विरह की अनुभूतियां गाकर सुनाती हुई तेजी से बहती जा रही है। नदी के एक किनारे पर अवस्थित एक गुलाब उस गीत को सुनकर सोचता है कि यदि प्रकृति ने मुझे भी वाणी दी होती, आवाज दी होती, तो अपने पत्तों के, अपने पत्त के झड़ने से पूर्व मैंने जो अपने सपने बुने थे, या उनको मेरी जो दशा होती है, मैं जो वेदना महसूस करता हूँ, मैं जो कष्ट महसूस करता हूँ, वह गीत के रूप में संसार को सुनाता। कवि पूछते हैं कि अब आप ही यह तय कीजिए कि इन दोनों में से कौन सुंदर है। कलकल निनाद से वातावरण को संगीत में बना बहती हुई नदी, या एक किनारे पर चुपचाप खड़े गुलाब की अपनी बात कह पाने को की उत्कंठा या इच्छा, चाहत या भावना, इनमें से कौन सी सुंदर है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग फर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि शुक अर्थात तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा है, जो उसके घोंसले को छाया दे रही है। उधर घोंसले में बैठी शुकी अर्थात मादा तोता पंख फुलाकर अंडों से को से रही है। जब पत्तों से छन कर आई कोई वसंती किरण शुक के अंगों को छूती है, तो वह भावुक हो गीत गाने लगता है। शुक के बोल सुनकर शुकी के हृदय में भी गीत उमड़ते हैं, लेकिन वे उसके कंठ से बाहर नहीं आते, बल्कि संतति के प्रति अपार नेह स्नेह में घुल मिल जाते हैं। कवि पूछते हैं, एक ओर शुक का मधुर स्वर पूरे वन में गूंज रहा है, दूसरी ओर शुकी का स्वर ममत्व से भरा हुआ और सुखद कल्पनाओं में डूबा हुआ है। इनमें से अधिक सुंदर कौन है? गान में निमग्न शुक का गीत, या जननी भाव में, मातृत्व भाव में विभोर शुकी का मौन जो प्रेम है, वह सुंदर है। अब प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न पाठकों के लिए है कि इसमें से कौन सुंदर है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है।
अब ये प्रश्न है, कवि फिर से एक प्रश्न पाठकों के सामने उछालता है। कह रहा है कवि कि गीत अगीत कौन सुंदर है। इन पंक्तियों में एक प्रेमी युगल का वर्णन है। इनमें से एक जब शाम को किसी निर्जन स्थान पर आला गाता है, तब उसके कंठ से निकलकर पहले ही बोल सुनकर उसकी प्रेमिका राधा घर से निकलकर वहां आने पर विवश हो जाती है। वहां पहुंचकर वह नीम के पेड़ की छाया में कुछ इस तरह खड़ी होकर कि प्रेमी उसे देख न ले आला सुनती रहती है। साथ ही अपने भाग्य को कोसती है कि मैं लड़की की जगह उस गीत के बोल क्यों न हो गई जो मेरे प्रेमी के कंठ से फूटकर उसके होठों को स्पर्श करता हुआ सब ओर गूंजता है। यदि मैं गीत होती तो मुझे भी अपने प्रेमी की निकटता हासिल होती। बार बार वह मुझे अपनी जिह्वा पर धारण करता। कवि कहता है कि का तो प्रेमी रहा है, पर किसी भीतरी खुशी से हृदय प्रेमिका का फूला नहीं समा रहा। बुझिए तो इनमें से कौन सुंदर है, प्रेमी द्वारा गाया गया गीत या प्रेमी की अव्यक्त अनकही चाहत? ये प्रश्न है, कवि ने ये प्रश्न किया है। आगे देखते हैं प्रश्न। इसके आधार पर कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कुछ मैं इन्हें यहाँ पर रखा है, तो उसे करते हैं कि प्रेम का सौंदर्य किस बात में निहित है? गीत अगीत पाठ के आधार पर बताइए। प्रेम का सौंदर्य हृदय की भावनाओं में निहित होता है। कई बार हमें भावनाएं शब्दों में, गीतों में मुखर हो जाती हैं, पर कई बार ये अव्यक्त ही रह जाती है। इस रूप में उन्हें गीतों या शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, पर यह भी प्रेम का एक अव्यक्त रूप है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों में भी प्रेम का सौंदर्य झलकता प्रतीत होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी अनुभूति सभी को नहीं होती, केवल सहृदय व्यक्ति ही इसकी रसानुभूति करता है। गीत अगीत कविता में नदी के तट पर खड़ा गुलाब की और राधा यद्यपि गीत नहीं गा पाती, पर प्रेम के सौंदर्य की अनुभूति अवश्य महसूस करती है। यह अव्यक्त प्रेम का सौंदर्य है जो अनुभूति का विषय है। अगला प्रश्न है, गीत अगीत कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति हमें किस रूप में आंदोलित करती है? उत्तर है, गीत अगीत कविता में बताया गया है कि प्रकृति हमें आंदोलित करती है। प्रकृति में विभिन्न क्रियाकलाप होते रहते हैं, उनका हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता रहता है। गीत अगीत कविता में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण हुआ है। इसके साथ साथ जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, तो शुकी के कार्यकलापों में गीत सुनाई देता है। आहला गाता हुआ ग्वाला भी गीत गाने में निमग्न जान पड़ता है। इस कविता में कवि का मानना है कि नदी और शुक गीत सृजन या गीत गायन से ही न कर रहे हों, दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी सी है कि उनका यह अगीत जो गाया नहीं जा रहा इसलिए अगीत है, सुंदर है, अथवा ग्वाले द्वारा गाया स्वर प्रकृति हमें उपर्युक्त गतिविधियों के माध्यम से सदैव आंदोलित करती रहती है। और जो इसमें हैं भाव जो व्यक्त किए गए हैं, वे भाव जो है वे हमारी भावनाओं को आंदोलित करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गीत अगीत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने गुलाब, शुकी और प्रेमिका के भावों को स्वर क्यों नहीं दिए। अब मैंने जानबूझकर आधा प्रश्न को आधा किया है और लाल और पूरे को ब्लैक रखा है। तो गीत अगीत कविता में कवि गुलाब को और प्रेमिका के भावों को स्वर नहीं देता। स्वर न देने के बावजूद उनके अगीत गीतों की गूंज भले सुनी न जाती हो, पर अनुभव अवश्य की ही जाती है। कवि का मानना है कि भले ही हमें नदी का स्वर तो सुनाई पड़ता है, पर तट पर खड़ा गुलाब सोचता रह जाता है, उसे स्वर नहीं मिल पाता। यदि यही दशा शुकी और प्रेमिका की भी होती है, शुक तो गाता है पर शुकी अंडे सेती रहती है। उनके मन में उमड़ने वाला गीत जो है स्वर नहीं पाता। प्रेमिका भी प्रेमी के स्वर को सुनती तो है,
पर नीम की छाया में खड़ी होकर यही सोच कर रह जाती है, मैं गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई। भाव यह है कि गीत तो सभी के मन में उमड़ता घुमड़ता है, पर किसी को स्वर मिल जाता है और किसी को स्वर नहीं मिलता है। कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है और कोई अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, वह अव्यक्त ही रह जाता है। लेकिन सुंदर तो दोनों हैं, जो भावनाएं व्यक्त हो गई हैं वे भावनाएं, और जो भावनाएं व्यक्त नहीं हुई हैं वे भी, दोनों सुंदर हैं। दोनों भावनाएं जो हैं सुंदर हैं, इसलिए गीत अगीत दोनों सुंदर हैं। गीत अगीत कविता का प्रतिपाद्य क्या है? करे गीत अगीत कविता में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण तो है ही, इसके साथ साथ जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग, प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान दिखाई पड़ता है, तो शुक शुकी के कार्यकलापों में गीत सुनाई देता है। आहला गाता हुआ ग्वाला भी गाने में निमग्न पड़ता है। इस कविता में कवि का मानना है कि नदी और शुक गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हों, यानी कौन? नदी और शुक ये कर रहे हों, सृजन कर रहे हैं, लेकिन गुलाब और शुकी सृजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन के जो भाव हैं, दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान हो रहा है। ये एक पंक्ति में थोड़ी टाइपिंग एरर है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत सुंदर है अथवा ग्वाला द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत सुंदर है। तो ये प्रतिपाद्य है, इसमें पहले भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संध्या के समय जब प्रेमी आहला गाता है तब प्रेमी प्रेमिका की क्या प्रतिक्रिया होती है? कह रहे संध्या के समय जब प्रेमी आहला गाता है तब उसे सुनकर उसकी प्रेमिका राधा खिंची चली आती है। गीत के स्वर उसे वहाँ आने के लिए विवश कर देते हैं। वह वहाँ आकर नीम के पेड़ के नीचे चोरी छिपे खड़ी हो जाती है। वह प्रेमी का गीत सुनकर आनंदित हो जाती है। तब उसके मन में भी गीत की एक कड़ी बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। वह विधाता के इस अन्याय के बारे में विचार करती है कि वह इस गीत की कड़ी क्यों नहीं हो गई। यद्यपि गीत ग्वाला गाता है, पर हृदय प्रेमिका का फूल जाता है, अर्थात गीत का प्रभाव उस पर पड़ता है। उसके मन में भी गीत उमड़ता घुमड़ता है, पर वह उसे स्वर प्रदान करने में असमर्थ रहती है। प्रेमी का आला गीत है क्योंकि वह गाया जा रहा है, और राधा के मन का भाव अगीत है क्योंकि उसे स्वर नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है कि गीत अगीत कविता के उन दो दृश्यों को लिखिए जिनमें प्रकृति मुखर दिखाई देती है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। गीत और अगीत दोनों ही अपनी जगह सुंदर हैं। गीत मन के भावों को प्रकट करते हैं, पर अगीत में मन के भाव मन में ही रहते हैं। यद्यपि अगीत का कोई अस्तित्व नहीं, परंतु यह भी आवश्यक है कि गीत अगीत दोनों का संबंध मन में उठने वाले भाव से होता है। जब हृदय के भावों को स्वर मिल जाए तो वह गीत बन जाता है। मन उन्हीं भावों को जब सुर नहीं मिल पाते तो वे अगीत कहलाते हैं, लेकिन तब भी वे सुंदर ही रहते हैं। कविता के अनुसार नदी कलकल स्वर में अपना स्वर सुख दुख कहती चलती है, उधर गुलाब मौन रहकर अपनी सुंदरता बिखेरता है। दोनों का अपना अपना सौंदर्य है। गुलाब सोचता है कि यदि भगवान ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी सारे संसार को पतझड़ के दुख भरे दिनों की पीड़ा तथा पतझड़ में देखे गए स्वप्न अवश्य सुनाता। कवि कहता है कि हृदय में नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। यदि उन्हें स्वर मिल जाए तो वे गीत हैं, और यदि उन्हीं भावों को स्वर न मिले तो वे अगीत हैं। इन चित्रित दृश्यों में प्रकृति जो है मुखर होकर सामने आई है। अगला प्रश्न है, प्रकृति और पशु पक्षियों का आपस में गहरा संबंध है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कह रहे गीत अगीत कविता में प्रकृति एवं पशु पक्षी के संबंधों को वृक्षों की सघन डाल पर रहने वाले शुकी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पशु पक्षियों का जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है, तथा पशु पक्षी भी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास, क्रीड़ा,
आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, जैसा शुक शुकी के मामले में देखने को मिलता है। साथ ही किसी वृक्ष की पूर्णता भी तभी प्राप्त होती है, वृक्ष को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वह अनेक पक्षियों का आश्रय या बसेरा बनता है, अन्यथा ठूंठ वृक्षों की कद्र कौन करता है। इस तरह दोनों के बीच परस्पर गहरा संबंध है। और अगला एक प्रश्न है कि आपके अनुसार अगीत क्या है, स्पष्ट कीजिए। मेरे अनुसार अगीत से आशय ऐसे गीत से है जो प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता किंतु अंदर ही अंदर व्यक्त होता है। अगीत की मनोदशा से सब मनुष्य गुजरते हैं। सब कभी न कभी दुख, सुख, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि मनोभावों से भर जाते हैं। जब ये अनुभूतियां सघन हो जाती हैं तब अंदर ही अंदर मौन गीत का जन्म हो जाता है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के पास उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता भी होती है, जिनके पास यह शक्ति होती है, और जो स्वयं को व्यक्त कर पाता है वह गीत रचता है, और जो नहीं व्यक्त कर पाता उसकी अनुभूति अगीत कहलाती है। कवि ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कोई न कोई विचार अवश्य आता है। इन विचारों एवं एहसासों को स्वर न मिल पाना ही अगीत है। वे मन में ही उमड़ घुमड़ रह जाते हैं। अगीत गूंगा है, उसका आस्वाद केवल अगीतकार ही ले सकता है, जबकि गीत का स्वाद सभी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत अगीत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। कह रहे कि गीत और अगीत में सूक्ष्म अंतर होता है। अपना सुख, दुख या उल्लास सस्वर प्रकट करना गीत कहलाता है, परंतु अगीत में गीत के सभी भाव समाहित होते हैं, लेकिन वे मुखर रूप से सामने न आकर अंदर ही अंदर या मन ही मन में अनुभव किए जाते हैं। ये ही अनुभूतियां सघन होकर गीत के रूप में निकलती हैं। जिसके पास इन्हें कह पाने की क्षमता होती है वह गीत रचता है, जबकि दुख, सुख, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि मनोभावों को सिर्फ अंतस में, मन में ही रखना अगीत कहलाता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर कहने और न कहने का है। जो व्यक्त हो गया वह गीत और जो अव्यक्त रह गया वह अगीत। गीत अगीत कविता का मूल भाव क्या है, ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है, दूसरे रूप में है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव यह है कि जिस विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके वह गीत हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब भावना को स्वर नहीं मिल पाता तब वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाता, उसे ही अगीत कहा जाता गया है। वास्तव में मन ही मन भावों को अनुभव करना तो उतना ही सुंदर है जितना मुखर होकर महसूस कर पाना। अगीत मन में उमड़ घुमड़ कर रह जाता है, पर यह भावना सिर्फ महसूस की जा सकती है। कवि के अनुसार मन ही मन की भावानुभूति भी कम सुंदर नहीं होती। कवि ने कहा है कि गीत के साथ साथ गीत रचने की मनोदशा भी महत्वपूर्ण होती है। माना कि गीत सुंदर है, परंतु गीत के भावों को मन में अनुभव करना भी उतना ही सुंदर है। हृदय में आए विचारों को स्वर मिल जाना गीत है, परंतु जब इसे स्वर नहीं मिलता तो वह मन में ही उमड़ घुमड़ कर अगीत का रूप या अगीत का स्वरूप ग्रहण करता है। अब मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देने से पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, और एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि इसमें से, इस पाठ से, कविता से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इसमें कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न रखा है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने ये सोचा है कि अग्निपथ और गीत अगीत, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, इन चार कविताओं के मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन चारों कविताओं को के प्रश्नों को एक साथ रखकर मैं आपको के लिए वीडियो लेकर आने जा रहा हूं। इसलिए यहां पर मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को नहीं रखा, यहां पर सिर्फ हमने कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न को रखा है। तो
कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न मुझे लगता है कि जितने भी इस कविता से बन सकते थे मैक्सिमम उसे हमने रखने की कोशिश की है। और मान लीजिए कि शब्दों के हेर फेर देकर एक नए प्रश्न का निर्माण भी कर दिया जाए, लेकिन उत्तर तो होगा यहीं से, इससे बाहर से उत्तर नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रश्न जो यहां इस वीडियो में रखा गया है उन प्रश्नों को ही घुमा फिरा कर होगा, उत्तर इन्हीं में से होगा। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा जोश बढ़ता है और मैं फिर नए वीडियो बनाने के लिए रिसर्च काम में लग जाता हूं। वीडियो बनाने में यूं ही जाके नहीं बना लेता, उसके लिए मैं रिसर्च करता हूं, विभिन्न तरह के कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उस पर मैं काम करता हूं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो अपनी मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपको से हार्दिक धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद।